जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हुआ हूं। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में जो जानकारी दी जाएगी उससे आप संतुष्ट हो सके। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी, और यहां देखिए शीर्षक को सौरमंडल पार्ट 1। क्योंकि सौरमंडल एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में इसको ला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि इसके बाद और इसके पार्ट को अपलोड किया जाएगा हमारे इस चैनल पर जीएस गुरुजी पर। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला जो प्रश्न है वह है कि सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है। दैट मीन्स सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं। विकल्प देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है कॉस्मिक वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है अंतरिक्ष इकाई, और ऑप्शन नंबर डी है पार्सेक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष इकाई, या इसी को खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। ठीक है। और ये दूरी कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? इसको आप लोग स्मरण में रखिएगा। ये होता है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और अगर और ऑप्शंस को देखिए, अगर ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, यह है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश अभी देख रहे कि कहीं इसमें वर्ष लगा हुआ है तो ये समय का मात्रक। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि एक प्रकाश वर्ष, एक 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर डैश मीटर। कितना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना। यह आपके लिए क्वेश्चन रह गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष क्या है? कॉस्मिक वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। कॉस्मिक वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। यह क्या है? यह है हमारा सौरमंडल, जिस मंदाकिनी का अंग है। हमारा जो पूरा सौरमंडल, जिस मंदाकिनी, कौन से मंदाकिनी? हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला, द मिल्की वे, दुग्ध मेखला। हमारा पूरा सौरमंडल इस दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अंग है। तो इस दुग्ध मेखला मंदाकिनी में सूर्य जब इसका परिक्रमा करता है तो सूर्य को इसका एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसी को कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य द्वारा हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर या प्रकाश वर्ष। ठीक है। अब बताइए कि ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 25 करोड़ वर्ष। ये टाइम, माफ कीजिएगा, ये टाइम है, यानी कि एक कॉस्मिक वर्ष, ये जो टाइम है ये कितना है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। 25 करोड़ वर्ष, 250 मिलियन ईयर, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। और सूर्य जो उसका परिक्रमा करता है मंदाकिनी का, दुग्ध मेखला का, उसकी जो स्पीड है, सूर्य की स्पीड बहुत ही हाई स्पीड है। वो कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड से सूर्य हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, फिर भी उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। और यही 25 करोड़ वर्ष क्या कहलाता है? कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी को देखिए, पार्सेक। पार्सेक क्या है? पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पार्सेक में कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई। और आपके लिए क्वेश्चन था कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो अब देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष इकाई या खगोलीय इकाई।
ये कितना होता है? ये होता है लगभग 15 करोड़ वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, सूर्य द्वारा हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? अभी तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इसको कि सूर्य द्वारा हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक वर्ष। ठीक है, कॉस्मिक वर्ष या कॉस्मिक ईयर जो कह सकते हैं। ठीक, ये कितना समय होता है? ये समय कितना होता है? ये होता है 25 करोड़ वर्ष। कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड वर्ष। प्रकाश वर्ष और पार्सेक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्य की सतह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अभी देखिए कि पूरे सौर मंडल में एनर्जी का जो मेन स्रोत है वह है सूर्य। अब सूर्य के सतह पर ऊर्जा कहां से आता है? सूर्य में जो अथाह ऊर्जा समाहित है वो कहां से आती है, ये क्वेश्चन है। तो चारों विकल्प को देखेंगे। पहला विकल्प है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विकल्प है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, तीसरा विकल्प है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ध्यान देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अब ये घटना मैं बताता हूं आपको किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न करती है। नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर के क्या करते हैं? छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। जब छोटे परमाणु मिल जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संलयन। और जब ये मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान अथाह ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा जितनी मुक्त होती है वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। तो यही जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, यही सूर्य के सतह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, वो क्या होता है? सूर्य के सतह पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सोच सकते कितना उच्च तापमान है। इस तापमान पर 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के, 4 छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक बड़े हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाती है और यही इसी के कारण से जो है सूर्य में अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर उसी से हमारे पूरे सौर मंडल को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने तारामंडल हैं? गैलेक्सी की बात हो रही, तारामंडल। तो इसका सही आंसर देखिए, इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन नंबर बी है 79, ऑप्शन नंबर सी है 85 और ऑप्शन नंबर डी है 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89, यानी कि 89 तारामंडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? जो कहा जाता है कि मध्य रात्रि का सूर्य, इसका क्या अर्थ होता है? चारों ऑप्शंस को देखिए। ए में है सांध्य प्रकाश, मतलब कि शाम के टाइम का प्रकाश। बी में है उदयमान सूर्य, मतलब उदय होता हुआ सूर्य, दैट मीन सनराइज, सुबह के टाइम पे। सी है अत्यंत तीव्र प्रकाश का चंद्रमा, ठीक है, मतलब चंद्रमा जब ज्यादा तीव्र प्रकाश कहता है शायद उसको कहा जाता हो मध्य रात्रि का सूर्य। और चौथा जो विकल्प है वो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जब सूर्यास्त शाम के टाइम पे होता है और जब वो देर तक चमकता है तो वो धीरे धीरे कहां तक चला जाता है? लेट नाइट तक, मतलब मिडनाइट तक। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य। इसका अर्थ क्या है कि ध्रुवीय वृत्त में जब सूर्य देर तक चमकता है तो उसी को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सबको पता है जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ढक जाता है ना।
सूर्य के ऊपर ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ढक जाता है, क्या हो जाता है, इसका मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश हमारे तक नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति में यह भौतिक स्थिति जब उत्पन्न होती है, इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब भी जो है आप अक्सर गौर किए होंगे कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पूरी तरह से अंधकार नहीं हो जाता है, कुछ पार्ट उसका दिखाई देता है सूर्य का। तो वही क्वेश्चन है यहां पे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर बी है वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य किरीट और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य मुकुट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य किरीट। इसको क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, CORONA, कोरोना। ठीक है, सूर्य किरीट को कोरोना कहा जाता है। ठीक, यही जो है पार्ट सूर्य ग्रहण के समय यही पार्ट दिखाई देता है हम लोगों को। अब अगर अन्य विकल्पों की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश मंडल, है ना, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर, ये प्रकाश मंडल होता है। ये क्या होता है, सूर्य का दीप्तिमान सतह जो प्रकाश देते रहता है, सूर्य का दीप्तमान सतह को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है या फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यह है वर्णमंडल। वर्णमंडल मतलब क्रोमोस्फीयर, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर ये क्या है, प्रकाश मंडल के किनारे का जो भाग होता है वही क्या कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है, या इसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल के किनारे वाले भाग को। ठीक है, इसमें जो है इसका रंग कैसा होता है, वर्णमंडल का रंग होता है कैसा, लाल होता है। ठीक है, अब जो चौथा विकल्प था इसका सूर्य मुकुट। सूर्य मुकुट क्या है, तो सूर्य किरीट जो है, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करती है। क्या करते, उत्सर्जित, एक्सरे। तो सूर्य किरीट जब एक्सरे उत्सर्जित करती है तो इसी को क्या कहा जाता है, सूर्य मुकुट कहा जाता है। सूर्य किरीट जब एक्सरे उत्पन्न करती है तो इसी को सूर्य मुकुट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य किरीट या कोरोना कहता है। क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट या कोरोना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब सूर्य की उम्र कितनी है, सूर्य की उम्र कितनी है। चारों ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 4 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 बिलियन वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 7 बिलियन वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बिलियन वर्ष। कितना, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, वो 4.9 के अप्रॉक्स है तो उसको राउंड फिगर में ले लिया गया, कितना कर दिया गया, 5 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दैट मीन्स जब सूर्योदय होता है सुबह के टाइम पे तो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी तक आ जाता है, तो उसको वहां से सूर्य से यहां तक मतलब 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस तय करना होता है लाइट को, तो उसमें कुछ तो टाइम जरूर लगेगा। तो कितना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। चार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 7 मिनट 35 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 8 मिनट 35.5 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 9 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। या कहीं कहीं जो है इसको लिखा हुआ इस तरह से रहता है 496 सेकेंड। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर दिया गया, 8 मिनट को 480 सेकंड में ले लिया गया और फिर 16 सेकंड को कन्वर्ट कर दिया गया सेकंड में, तो 496 सेकंड। बहुत जगह पर इस तरह से भी यदि आपके पास ऑप्शन रहे 496 सेकंड तो वो वही सही आंसर हो जाएगा। बहरहाल यहां पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 16.6 सेकंड, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है नंबर 9, प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया। ठीक है, प्लूटो
प्लूटो को पहले ग्रह माना गया था, इसलिए पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन बाद में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, इसलिए वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है ग्रहों की संख्या? 8। तो वही प्रश्न है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया। ठीक है, चारों ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 2004 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 2005 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 2006 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी है 2007 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2006। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 2006 ईस्वी में कब? आईएयू के प्राग सम्मेलन में, आईएयू के प्राग सम्मेलन में, मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ जो है उसके प्राग सम्मेलन में 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो अब जो एक ट्रिविया है आपके लिए, ये ध्यान देना, आपको इसका आंसर करना है कि प्राग किस देश की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे, आपके लिए एक चैलेंज के तौर पर आप इसको लेंगे और इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, प्राग किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में आईएयू के प्राग सम्मेलन में, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के कौन से सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन में, प्राग। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, सूर्य के सतह पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसकी पुष्टि किसने की? अभी पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सूर्य के सतह पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो इसकी पुष्टि किसने की? कौन से वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की? चारों ऑप्शंस देखेंगे। ए में है केपलर, बी में है कोपरनिकस, सी में है गैलीलियो और डी में है हैंस बेथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंस बेथ ने। हैंस बेथ ने बताया, कब बताया था? हैंस बेथ ने 1939 में, 1939 ईस्वी में यह बताया था कि सूर्य के सतह पर 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये किसने बताया कि सूर्य के सतह पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है? यह बताया हैंस बेथ ने। कब बताया? 1939 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस वीडियो के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके बगल में नीचे में एक लाल कलर का बटन है, उसको दबाएं और उस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया सारा वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके और अपनी जानकारी में वृद्धि कर सके। धन्यवाद।